हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लाइन्स। फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट तो करते ही होंगे, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? एफडीज़ में हो गया, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल इस्टेट में और ऐसे और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में जो कुछ होती है, राइट, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसमें भी करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो इसके बारे में आज का टॉपिक होने वाला है, राइट। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी हमें शॉर्ट टर्म के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए, ये सोच के भी करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 साल में कुछ काम पड़ने वाला है, फॉर एग्जांपल कि अभी आपको बच्चे की स्कूल फीस देनी है अगले साल, राइट। तो आप क्या करोगे, कहाँ पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालोगे? तो इसके लिए एफडी में पैसा डालना इज़ बेटर ऑप्शन, राइट। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, 1 साल के लिए एसआईपी करोगे और तभी अगर मार्केट क्रैश कर गया तो आपका पैसा कम हो जाएगा। तो एफडी में रखना इज़ बेटर ऑप्शन, राइट। और अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका बच्चा फर्स्ट में, सेकंड में और आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर पैसा रखना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड भी सोच सकते हैं या कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी सोच सकते हैं, राइट। अभी एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को होता है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एफडी में इन्वेस्ट? तो एफडी में इन्वेस्ट अगर शॉर्ट टर्म है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल में अगर पैसा चाहिए तो एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो एफडी ही बेटर है, और अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो एफडी इज़ नॉट द बेटर ऑप्शन, ऐसा मुझे लगता है, राइट। क्यों, ये बताता हूँ मैं। अभी अभी आप एफडी में पैसा रखते हो, राइट, उसका मिलता है 6 7 8%, कुछ तो भी 7%, फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते कि 7% मिल रहा है। तो बैंक वही पैसा लेके वो और कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन्स देते हैं, राइट। वो लोन्स देते हैं 9%, 10%, 15%, जैसे लोन है, जैसे बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो आप जो पैसा बैंक को दे रहे हैं, बैंक वही पैसा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप एक्चुअली बैंक को जो पैसा दे रहे हो वो पैसा आपका, मतलब इन्फ्लेशन रेट इज़ 6%, तो आपका जो पैसा एफडी में जा रहा है वो रेट टू रेट रह रहा है, राइट। वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही अप्रॉक्सीमेटली 6% होता है, राइट। और आपका एफडी रेट भी करीब करीब उतना ही होता है, तो आपका पैसा बढ़ता नहीं है, और वो पैसा बैंक यूज़ करके बैंक बड़ी हो रही है, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एफडी इज़ नॉट द बेटर ऑप्शन, राइट। सेविंग्स अकाउंट में तो और भी कम इंटरेस्ट मिलता है, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन एफडी में, अभी एफडी में पैसा रखना भी ज़रूरी है अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो, या फिर इमरजेंसी फंड है तो, या ऐसा कुछ है तो एफडी में रखना ही अच्छा है। क्योंकि इमीडिएट आप पैसा कहाँ से लाओगे, राइट। इमीडिएट आप गोल्ड बेचने भी जाओगे तो गोल्ड का रेट भी फ्लक्चुएट होता है, राइट, कुछ भी होता है। अगर रियल इस्टेट में पैसा डाला है तो रियल इस्टेट कुछ 2 4, मतलब अगर बेचने जाओगे तो उसमें समय लगता है, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। क्लाइंट ढूंढोगे, उसको बताओगे, वो अपना प्रोसेस करेगा, क्लाइंट मिलने में समय निकल जाता है। जो रेट हमें चाहिए वो रेट में अगर बेचना है तो समय और भी ज़्यादा लग सकता है, ऐसे होता है, राइट। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए एफडी में पैसा रखना इज़ बेटर ऑप्शन, और एफडी में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही बेटर ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म रखना है, मतलब आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल रखना है, तो और भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो ये इसमें भी कौन से ऑप्शंस आते हैं वो भी हम देखते हैं। अभी उसमें ऑप्शंस कौन से आ सकते हैं, तो एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, या फिर और भी जो स्टॉक्स अगर आपने अच्छे चूज़ करके रखे, जो आपको लगता है अच्छी कंपनियां हैं, आप अगर रिसर्च कर पाओ तो उसमें रिसर्च करके अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढोगे तो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं, ये बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले रिसर्च करनी है और कितना ड्यूरेशन के लिए हमें पैसा रखना है वो देखना है। फॉर एग्जांपल आपको 10 साल के लिए रखना है, 15 साल के लिए रखना है, या फिर आपको 30 साल के बाद चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी उम्र अभी 30 है और आपको 60 के एज पे चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आप कैसे सोच सकते हैं? तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, स्टॉक्स में जाओगे तो स्टॉक्स में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, रियल इस्टेट अच्छी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छी जगह देख के तो वहाँ पर भी रिटर्न्स मिलेंगे। अभी इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि हमेशा रियल इस्टेट इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर दोनों में हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो हमेशा बोलता है, या फिर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करता है वो बोलता है कि म्यूचुअल फंड ही अच्छे है, जो रियल इस्टेट में करता है वो बोलता है रियल इस्टेट ही अच्छा है। अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। अभी ये आप अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछने जाओगे कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, तो वो आपको म्यूचुअल फंड ही बताएगा, क्योंकि उसमें उसका कमीशन है।
आप किसी इंश्योरेंस वाले के पास जाओगे कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, ये करना है, तो वो बताएगा भाई आपको कवर भी मिलेगा प्लस रिटर्न्स भी मिलेंगे, ये सारा है, तो इंश्योरेंस अच्छा है, राइट। आप रियल इस्टेट वाले के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कोई चुरा नहीं सकता, ये नहीं होता, और ये प्रॉपर्टी तो आपकी हमेशा रहेगी, यही प्रॉपर्टी आप अपने मतलब आने वाली पीढ़ी को भी आप हैंड ओवर कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी अच्छी है। गोल्ड वाले बोलेंगे कि भाई गोल्ड में तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, राइट। हर एक बंदा अपना अपना बताता है और जिसको जो सही लगता है। अगर आप वो चीज़ बेचने वाले के पास जाओगे, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड वाले के पास जाओगे, वो म्यूचुअल फंड बताएगा। रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाओगे तो वो बताएगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा। हर एक बंदा अपना अपना बताएगा। तो आपको ऐसे ही बंदों से, फॉर एग्जांपल कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, कोई फ्रेंड है आपका जो म्यूचुअल फंड बेचता है, उसके पास जाओ, वो उससे वो आप पूछोगे कि भाई कौन सा मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो म्यूचुअल फंड बताएगा, राइट। आप उससे और एक सवाल पूछिए कि म्यूचुअल फंड छोड़ के मैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो बेटर ऑप्शन होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी है या डिस्ट्रीब्यूटर भी है, कोई भी है, वो सब पैसा एक जगह तो नहीं रखता होगा, वो भी कहीं ना कहीं पैसा डालता ही होगा ना, और कोई इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो उससे बात करके देखिए वो और कोई ऑप्शन बताता है क्या, प्रोज एंड कॉन्स बताता है क्या, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स बताता है क्या, ऐसे डिस्कशन करके आपको पता चलेगा। अभी लोग ये भी कंपैरिजन करते हैं कि भाई इंडेक्स देखो 20 साल 30 साल पहले कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, यहाँ तक पहुँच गया, इतने रिटर्न्स दिए, ये हुआ वो हुआ। तो अब ये निफ्टी 50 का बताते हैं कि ये इंडेक्स देखो इतना, तो वो टॉप 50 कंपनीज का बताता है, राइट। तो अब रियल इस्टेट भी आप अगर देखोगे ऐसे टॉप 50 प्रॉपर्टीज़ निकालोगे तो उन्होंने भी रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, राइट। तो टॉप 50 से आप कोई भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का कंपेयर नहीं कर सकते। टॉप म्यूचुअल फंड्स के साथ वो बताता है, देखिए ये म्यूचुअल फंड ने इतने साल में इतने रिटर्न्स दिए, ये देखो ये, तो गिने चुने बताता है। सारे म्यूचुअल फंड्स इतना परफॉर्म नहीं करते। आप देखिए, आप अगर देखोगे म्यूचुअल फंड कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हैं। सेम इन रियल इस्टेट, अगर आप रियल इस्टेट भी अच्छा कर मतलब चूज़ करके देखोगे तो रियल इस्टेट भी अच्छे रिटर्न्स देती है, कहीं कहीं कम रिटर्न्स मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते, ऐसे भी होता है। तो वो सारा आपको रिसर्च करके ही करना होगा। म्यूचुअल फंड भी आप अच्छे चूज़ करके निकाल के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और आप रियल इस्टेट में भी कर सकते हैं। गोल्ड तो है, गोल्ड में भी आप कर सकते हैं, वो भी है, गोल्ड के रिटर्न्स भी मिलते हैं। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप सोच के फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो ये सिर्फ, और ये कंपैरिजन करने में देखिए मैंने और एक चीज़ बताई आपको कि आप एफडी में रखोगे तो एफडी का पैसा जो है, जो आपने बैंक को दिया है, वो बैंक भी इन्वेस्ट करता है, तो बैंक कहाँ इन्वेस्ट करता है, बराबर है। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी में पैसा रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक में पैसा डालने जाओगे एफडी में, और वही पैसा अगर आप एफडी में ना डालो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो उसी का स्टॉक अगर आप ले लोगे तो आप देखोगे कि कुछ कुछ बैंक के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गए, मतलब मैक्सिमम के हम बोल सकते हैं कि भाई अगर उनके रिटर्न्स देखेंगे तो अच्छे मिले हैं। तो ये आपको सोचना होगा, राइट, कि आपको लॉन्ग टर्म में रखना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे देखने हैं कि भाई मैं यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, राइट। आप जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, जो 3.5-4% कुछ तो भी मिलता है उसमें, जो रिटर्न्स मिलता है, वो रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। इन्फ्लेशन 6% रेट से अप्रॉक्सीमेटली चलता है, बराबर, एवरेज है उसका, फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं ऐसे। तो वो अगर आप इसमें रखोगे सेविंग्स अकाउंट में, तो हर साल उसका बाइंग कैपेसिटी कम होता है। बाइंग कैपेसिटी कम होता है मतलब फॉर एग्जांपल आज 100 रुपये में आप जो चीज़ खरीदने जाओगे, कोई भी, अगर 100 रुपये में कोई चीज़ अगर आपको मिलता है कमोडिटी में, 1 किलो मिलता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, कोई दाल है जो 100 रुपये की 1 किलो आज चल रही है, तो अगले साल जाओगे तो 100 रुपये में 1 किलो नहीं आएगी, वो कम आएगी, 900 ग्राम ही आएगी, 800 ग्राम ही आएगी, या फिर उसके रेट बढ़ गए होंगे, 100 रुपये का 120-130 रुपये किलो हो गया होगा, राइट। ऐसे रेट मतलब बढ़ जाते हैं। और यही पैसा अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो आज आप जिस पैसे से 1 किलो दाल खरीद पा रहे हो, अगले साल 1 किलो दाल उसमें नहीं आएगी, भले उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिला हो, राइट। और यही अगर एफडी में रखते हैं तो हम एक मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं कि अगर एफडी में पैसा रखा है वो निकालोगे तो आज अगर उससे एक किलो दाल खरीद पाओगे तो 4 साल में भी, मतलब 4 साल बाद भी उतने ही पैसे में 1 किलो दाल आएगी, जो पैसा आपका बढ़ के आया है, आपको जो मिला है ऐसे, जिस पे रिटर्न्स मिले उसमें। तो इसीलिए आपको पैसा अच्छे इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में डालना है। शॉर्ट टर्म में डालना है तो अपने एफडी में रखना, या फिर सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना जो इमरजेंसी फंड है, राइट, उसमें रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना तो अलग बात हो गई, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1-2-3 साल में अगर पैसा लग रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म में लग रहा है, मतलब कि आपको पता है कि 2 साल में इतना लगना है, 4 साल में इतना लगना है, वो
तो उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालिए। लॉन्ग टर्म में रखना है तो और कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेंगे। कंपैरिजन इन द सेंस, जैसे हम देखते हैं रियल इस्टेट है, गोल्ड है, ये ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग हो गए, और अभी जो आया है म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स में लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नया है, नया ट्रेंड है। तो उसका भी हम कंपैरिजन देख लेंगे। जो नया ट्रेंड आया है उसमें लोग बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके क्या करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करके क्या करोगे, ऐसे। तो ये जो ट्रेडिशनल है उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सबका देख के करना चाहिए, राइट। मतलब ऐसे नहीं कि आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, सारा स्टॉक्स में डाल दोगे, या फिर सारा रियल इस्टेट में भी डाल दोगे, या फिर गोल्ड ही लेते चलोगे, ऐसे नहीं है। आपको सबका मिक्स एंड मैच रखना चाहिए। अभी क्यों, यह भी बताता हूँ। अभी कंपैरिजन करने में लोग बताते हैं कि भाई अब आपने अगर इतना पैसा म्यूचुअल फंड में डाला होगा तो इतने रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन रियल इस्टेट में डालोगे तो इतना नहीं मिलेगा। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की भी स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो उसमें ऐसे आप कर सकते हैं कि आपने अगर रियल इस्टेट खरीदा है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, फॉर एग्जांपल 50 लाख की प्रॉपर्टी है, राइट, उस पर 30 लाख का आपने लोन लिया। अभी 30 लाख पे आपको कितना, फॉर एग्जांपल 30,000 का EMI है, लेकिन उसी प्रॉपर्टी का 17-18 हज़ार का आपको रेंट आ जाएगा, राइट। 30,000 EMI में से 17-18,000 तो आपको रिटर्न मिल गए तभी, राइट। तो आपको जेब से कितना जा रहा है, 12-13 हज़ार जा रहा है। अभी ये जैसे रेंट बढ़ेगा, वो EMI तो कांस्टेंट रहने वाली है, EMI नहीं बढ़ती। एक बार आपने 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लोन ले लिया, अगर EMI जितनी है आपकी, फॉर एग्जांपल 30,000 EMI, तो EMI कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो आप यही आपका जो रेंट है, कभी 20,000 होगा, कभी 25,000 होगा, 30,000 होगा, और ऐसा होगा कि ये रेंट सरपास कर जाएगा आपके EMI को, तो आपका वहाँ से भी रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना, वो ये मतलब ये रिटर्न्स नहीं देखते हैं कि भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मतलब कितना है, यही देखते हैं, लेकिन इस पे इसको जो रेंट आएगा वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, राइट। तो आपको सब देखना है, उसका रेंट कंटिन्यूस आपको फ्लो दे रहा है, राइट। मतलब जैसे ही आप प्रॉपर्टी खरीदोगे रेंट आना शुरू हो गया। म्यूचुअल फंड में वैसे नहीं होगा, राइट। स्टॉक्स में वैसे नहीं होगा। स्टॉक्स कभी कभी इमीडिएट बढ़ेंगे, कभी बढ़ने में 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लगेंगे। म्यूचुअल फंड का भी वैसा ही है, अगर आप डालोगे तो लॉन्ग टर्म में SWP के लिए करोगे तो आपको बल्क में एक पैसा डाल के उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा, ऐसे है वो। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होता है, राइट। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉवल भी होता है, तो वैसे ही है। तो रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्ट करना चाहिए। सारा पैसा रियल इस्टेट में डालना चाहिए क्या? नहीं, वैसे भी नहीं है। आपको मिक्स एंड मैच रखना चाहिए। कौन कब कैसे परफॉर्म करेगा बोल नहीं सकते, राइट। तो डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, राइट। ऐसे ये कहावत है, राइट, कि अपने सभी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं रखने चाहिए। कब क्या हो, अगर आप सारा म्यूचुअल फंड में रख दोगे और मार्केट अगर क्रैश हो गया तो क्या करोगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, राइट। गोल्ड के भी रेट फ्लक्चुएट होते हैं, ऐसे नहीं कि कभी 90,000 1 लाख है तो वो उतना ही रहेगा। हो सकता है 10,000 और कम हो जाए, 15,000 और कम हो जाए, और फिर वो बढ़ेगा बाद में, वो भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सब जगह रखने चाहिए। और इमरजेंसी फंड में, FDs में भी पैसा रखना चाहिए। थोड़ा सेविंग्स में भी होना चाहिए, जो हमारे खर्चे लगने वाले, आने वाले 3 महीने 6 महीने के खर्चे, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट में रखिए। आपको 1-2 साल 3 साल में लगने वाला पैसा उसको FD में रखिए। जो लॉन्ग टर्म में है, जिसको पता है आपको 8-10 साल में हाथ नहीं लगाना है, उसको आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, वो बेटर रहेगा। और आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, और रियल इस्टेट भी देख सकते हैं। रियल इस्टेट का ऐसे है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ लेके रखोगे, उसके रेंट्स आएंगे, आपको वो रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। और म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, जिसमें आप अगर डालोगे पैसा तो वो उसमें से आप निकाल सकते हैं सिस्टमेटिकली विड्रॉल के। हर महीना मुझे इतना पैसा मेरा है जमा है, उसमें से इतना पैसा मुझे चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा कि आपको कितना पैसा निकालना है, निकालने के बाद कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से, राइट। तो ये ऐसे है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और एक है स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसे डालना। स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसे डालने के लिए आपको एक तो बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करनी होगी। किसी के टिप्स लेके अगर आप करोगे तो वो मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा, राइट। क्योंकि टिप्स हो सकता है 10 में से 2-3 टिप्स काम कर जाए, लेकिन अगर 70-80% अगर काम नहीं करेगा तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। अच्छे 10 स्क्रिप्ट्स निकालिए, कि 10 स्टॉक्स निकालिए कि ये 10 स्टॉक्स में मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालूंगा, अच्छी रिसर्च करके। अभी मैं ये भी बताता हूँ कि ये 10 स्टॉक्स के लिए अगर आप 20 साल के लिए पैसा डालोगे तो हो सकता है उसमें से 2-3 डूब जाए, मतलब 2-3 तो डूब ही जाए, और 3-4 जो एवरेज परफॉर्म करे, और 2-3 अच्छे परफॉर्म करेंगे। जो 2-3 अच्छा परफॉर्म करेंगे वो अच्छा रिटर्न्स देके जा सकते हैं आपको, अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो ये होगा ही। क्योंकि आपने 10 के 10 स्टॉक्स में डाला और 10 के 10 सारे परफॉर्म कर गए, ऐसा नहीं होता, राइट। वो आपको रिसर्च करनी होगी। और ये भी पकड़ के चलना होगा
कि भाई अगर मैंने 10 में डाला है तो 2-3 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले और 2-3 तो एकदम ही डूब जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ बाकी एवरेज परफॉर्म करेंगे, 6-7% देंगे, कुछ देंगे, कोई मल्टीपल्स में रिटर्न देगा, कोई तो पैसे डूब ही लेके मतलब वो लेके ही चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे रिसर्च करके म्यूचुअल फंड में भी आपको एक जगह पैसा नहीं डालना है सारा, कि 2-3 म्यूचुअल फंड्स देखिए कौन से अच्छे हैं, टॉप की कंपनीज में कौन से म्यूचुअल फंड्स है, किसने अच्छा परफॉर्म किया है वो कीजिए। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी भी खरीदनी है तो आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, क्योंकि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट भी लगेगा और आपको एक बल्क में EMI देना होता है। बल्क में इन द सेंस कि हर महीना आपको, अगर जैसे मैंने बताया 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो हर महीना 30,000 आपको देना है, राइट। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में 30,000 के आप 3,000 भी हर महीने SIP कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन रियल इस्टेट में वैसे नहीं होगा, अगर आपको EMI करना है तो वो जो आपका ये है लोन अमाउंट है उसके हिसाब से EMI जाएगा। म्यूचुअल फंड में आप प्लस माइनस अमाउंट कर सकते हैं, 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है, जो भी आपके मतलब आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। स्टॉक्स का भी वैसे ही, स्टॉक्स अगर आपको पता है कि अब ये स्टॉक्स मैंने अच्छे निकाले लेकिन अभी सारा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आपने जो 10 स्टॉक्स अगर निकाले हैं तो आप सब में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अभी 3 स्टॉक्स में डाला, अगले 2-3 महीने में और 3 स्टॉक्स में डाला, ऐसे करके आप उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें भी। और FD का तो क्या है, FD में तो आप कभी भी FD खोल लो और चालू हो जाता है ऐसे, वो तो कुछ इतना ये नहीं, आप कितने की भी FD खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए FD के लिए रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपको पता है 7% का कोई कंपनी दे, कोई मतलब बैंक दे रही है, कोई 6.5 दे रही है, कोई 7.5 दे रही है, जो भी है जिस हिसाब से आपको लगता है ये बैंक में रखना चाहिए, तो वो बड़ी अगर रेप्यूटेड अच्छी बैंक है तो आप उसमें रख सकते हैं, ऐसा है।